हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमोट एकेडमी। आप लोगों ने न्यूज में तो सुना ही होगा कि रिचर्ड ब्रांसन और जेफ बेजोस ये दोनों अरबपति स्पेस ट्रैवल करके वापस आ चुके हैं। जेफ बेजोस ने अनाउंस किया था कि 20 जुलाई को अपनी उड़ान भरेंगे, लेकिन उनके पहले रिचर्ड ब्रांसन ने बाजी मार ली और उन्होंने प्राइवेट कंपनी के थ्रू सबसे पहले स्पेस में टूरिज्म के लिए जाने जाएंगे रिचर्ड ब्रांसन, जिनकी कंपनी थी गैलेक्टिक वर्जिन कंपनी। गैलेक्टिक वर्जिन कंपनी के मालिक रिचर्ड ब्रांसन ने ये रिकॉर्ड बना लिया अपने नाम, जो कि पहले इंसान अपनी प्राइवेट स्पेस कंपनी से स्पेस में टूरिज्म करके वापस लौटे हैं। उसके बाद 20 जुलाई को 9 दिन बाद 20 जुलाई को जेफ बेजोस ने अपने टीम के साथ गए और स्पेस में 10 मिनट तक रुके रहे। उसके बाद वो रिटर्न हुए हैं। तो ये काफ़ी दोनों ऐसे पर्सन हैं जो काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन क्या ये एस्ट्रोनॉट कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। क्योंकि अभी हाल ही में जिस दिन ये इनकी फ्लाइट में उड़ान हुई थी, स्पेस फ्लाइट में उड़ान हुई थी जिनकी जेफ बेजोस की, उसी दिन एक अमेंडमेंट आया है FAA के द्वारा। FAA ने एक अमेंडमेंट कर दिया है और उस अमेंडमेंट के तहत अब ये कहना मुश्किल हो रहा है कि जेफ बेजोस और रिचर्ड ब्रांसन एस्ट्रोनॉट हैं या नहीं। बहुत ही कंफ्यूजिंग बात हो गई है, तो इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं क्या लिखा हुआ है, जेफ बेजोस एंड रिचर्ड ब्रांसन के ड्रीम प्रोजेक्ट को लगा झटका। ड्रीम प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि इन्होंने स्पेस में टूरिज्म के लिए एक ऑप्शन खोला था कि जो जाएंगे एक स्पेस टूर के लिए लोगों से पैसे वसूलेंगे और टूर की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। जो टूर के लिए इंसान जाएगा वो एक एस्ट्रोनॉट कहलाएगा। लेकिन इनकी इस प्लानिंग में थोड़ी सी अड़चन आ चुकी है। चलिए देखते हैं क्या है। अभी एक न्यूज आई थी बियॉन्ड पे, वर्ल्ड इज ऑन न्यूज पे। एज पर यूएस, जेफ बेजोस एंड सर रिचर्ड ब्रांसन आर नॉट येट एस्ट्रोनॉट। ये आपको लेफ्ट हैंड पे दिख रही है लाइन, ये न्यूज है। वो अभी एस्ट्रोनॉट के दर्जे में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, चलिए देखते हैं क्या रीजन रहा है, क्यों नहीं होगा। पढ़ते हैं आगे। जेफ बेजोस, सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या क्या इनकी क्राइटेरिया थी और कैसे उड़ान भरे, किसके साथ उड़ान भरे हैं। जेफ बेजोस ने जो उड़ान भरा है 20 जुलाई को, किस कंपनी के जरिए? ब्लू ओरिजिन कंपनी। ये स्पेस कंपनी है जिसके मालिक जेफ बेजोस खुद हैं। ये अपने भाई मार्क बेजोस और ओलिवर डेमन वैली फंक के साथ गए हुए थे। ठीक है, स्पेस में गए थे। 11 मिनट, लगभग 10 मिनट 20 सेकेंड ही था, 11 मिनट एग्जैक्ट नहीं था, 10 मिनट और 20 सेकेंड ये स्पेस में लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे रहे हैं। उसके बाद ये रिटर्न हुए हैं। मार्क बेजोस इनके भाई हैं। अब यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट होती है कि सबसे कम उम्र के जो स्पेस ट्रैवलर बने हैं वो हैं ओलिवर डेमन, 18 साल की उम्र के हैं, जो जेफ बेजोस के साथ गए थे स्पेस में। और सबसे ज्यादा उम्र के हैं वैली फंक, इनकी एज लगभग 80 साल की एज है। तो यहाँ पे दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं। मार्क बेजोस के साथ में कौन कौन गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओलिवर डेमन 18 साल के, जो सबसे कम उम्र के अभी तक एस्ट्रोनॉट बने हैं या फिर स्पेस ट्रैवलर बने हैं, और वैली फैंक सबसे ज्यादा उम्र के 80 साल के हैं। केवल 10 मिनट में इन्होंने 5.5 अरब डॉलर खर्च कर दिया। केवल 10 मिनट में इतना खर्च हुआ है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि इतना खर्च हुआ है। प्लस इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क है, क्योंकि स्पेस में जाना और लौट कर आना काफी रिस्की काम है। और पहली बार गया है तो फिर ज्यादा ही रिस्क हो सकती थी। ये किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा लगभग इंडियन करेंसी के हिसाब से 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, और ये 10 मिनट रुक के 40,000 करोड़ रुपए का एक लागत लगा है। बहुत ही महंगा ये प्रोजेक्ट है। देखिए, अगर थोड़ा सा हम प्रोफाइल की बात करें कि कैसे इनका प्रोफाइल था, कैसे जाना था, कैसे लैंड करेंगे, कैसे फ्लाइट करेंगे, तो ये आपको दिख रही है, ये है ब्लू ओरिजिन की स्पेसशिप है ये ब्लू ओरिजिन की। ये इनकी प्लानिंग ये थी कि लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे। 100 किलोमीटर ऊंचाई तक जाने के बाद इस शिप दो सेगमेंट में अलग अलग बंट जाएगी। पहली सेगमेंट जो थी, ये आपको ये सिलेंड्रिकल शेप दिख रही है,
ये पहली सेगमेंट है, इसका नाम दिया गया था बूस्टर। और ऊपर वाली है जो आपको दिख रही है, ये है कैप्सूल। क्या नाम है? ये है कैप्सूल। कैप्सूल जो है एक ऐसा प्लेसमेंट है उसमें जिसमें सारे मेंबर्स बैठे होंगे, जो अंतरिक्ष यात्री थे वो बैठे हैं, और जो बूस्टर है वो सिर्फ ले जाने का काम करेगा और उसके बाद आप वापस उतर जाएगा। ठीक है, ये कैप्सूल 10 मिनट तक स्पेस में रहा है, उसके बाद नीचे उतरना शुरू किया है। कैप्सूल अलग उतरेगा और बूस्टर अलग उतरेगा, ऐसी इनकी प्रोफाइल थी, ऐसी इनकी प्लान थी। जब ये लॉन्च हुआ था तो ये कहां से लॉन्च हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। वेस्ट टेक्सास जो साइट है वहां की, वेस्ट टेक्सास जो कि यूएसए में पड़ता है, और कितनी ऊंचाई से इसका हुआ था? 3700 फीट अबव MSL। MSL का मतलब क्या है? MSL का मतलब है मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से 3700 फीट ऊंचाई पर ये टेक्सास वेस्ट जो लॉन्च स्टेशन है स्थित है, और यहाँ से इन्होंने उड़ान भरी थी। तो ये जगह भी इम्पोर्टेंट है, कितनी हाइट पे, ये इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके जो दोनों सेगमेंट हैं। फर्स्ट सेगमेंट कैप्सूल है जिसमें सब लोग बैठे रहेंगे और स्पेस को देखेंगे, और सेकंड सेगमेंट बूस्टर है जो ले जाने का काम करेगा, जिसमें फ्यूल होगा। ठीक है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कैप्सूल जो उतर रहा है, एक पैराशूट वाली एक मैकेनिज्म के द्वारा उतर रहा है। ये थी पूरी प्रोफाइल उनकी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है ये कैप्सूल, ये अलग उतरा है और ये बूस्टर अलग उतरा है। अच्छा, आप देख रहे होंगे कैप्सूल जब उतरा होगा तो कैसे उतरा होगा, इतना ज्यादा वेट होगा, इसका ग्रेविटी का इफेक्ट होगा। तो उसी ग्रेविटी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो एनिमेशन है, इसमें बहुत ही तीव्र स्पीड में एक वो निकल रही है, रे निकल रही है। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ये यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे निकल रहा है। ये जो फ्लेम है, यही फ्लेम है, ये एक ड्रैग फोर्स क्रिएट करता है, ड्रैग फोर्स क्रिएट करता है, और इस ड्रैग फोर्स की वजह से इसका नाम दिया गया है ड्रैग ब्रेकर या फिर ड्रैग ब्रेक मैकेनिज्म। ड्रैग ब्रेक मैकेनिज्म से इसको उल्टा करके उतारा गया है ताकि ये बहुत ही हार्श लैंडिंग ना हो और इसमें कोई टूट फूट ना हो, आसानी से लैंड कर जाए धरती पे। ठीक है, नेक्स्ट रिचर्ड ब्रैंसन की बात करें तो रिचर्ड ब्रैंसन की जो स्पेस फ्लाइट उड़ी थी वो 11 जुलाई 2021 को वर्जिन गैलेक्टिक यूनिटी 22, ये उस कंपनी का नाम है या उस स्पेस व्हीकल का नाम है यूनिटी 22, वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी है। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अपने इंडिया से भी एक पर्सन थी जो इनके साथ स्पेस में गई हुई थी, उसका नाम है सिरिसा बांदला। ये इंडियन ओरिजिन की हैं सिरिसा बांदला, जो कि इस वर्जिन गैलेक्टिक यूनिटी में रिचर्ड ब्रैंसन के साथ स्पेस में गई हुई थी। और सिरिसा बांदला ये करने वाली ऐसी चौथी भारतवंशी महिला बन चुकी हैं। पहली कौन थी? महिला तो भारतवर्षी तो चौथी हैं, लेकिन तीसरी महिला हैं। एक पुरुष राकेश शर्मा, बाकी 3 महिलाएं। राकेश शर्मा के बाद कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, और तीसरी जो है ये सिरिसा बांदला है। 4 लोगों का नाम इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्पेस में जाने वाले इंडियन ओरिजिन से 4 लोगों का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिरिसा बांदला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला। देखिए FFA का नियम क्या आया था, FFA का नियम क्या आया था आप देखिए। FFA ने नियम के अनुसार एस्ट्रोनॉट कहलाने के लिए व्यक्ति को फ्लाइट क्रू का हिस्सा होना अनिवार्य कहा है। और फ्लाइट क्रू का हिस्सा होने का मतलब ये है कि उस फ्लाइट के मूवमेंट में, उस फ्लाइट के कंट्रोल में किसी न किसी टेक्निकल पद पे होना चाहिए और उसको एग्जीक्यूट कर सके, उसमें कुछ न कुछ काम कर सके। इसके लिए ये नहीं कि सिर्फ बैठ कर गए और बैठ कर चले आए, तो वो हिस्सा नहीं माने जाएंगे, फ्लाइट क्रू के हिस्सा नहीं माने जाएंगे, मतलब वो एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री नहीं कहलाएंगे, भले ही वो स्पेस में गए, स्पेस से चले आए। इनके अनुसार जेफ बेजोस और रिचर्ड ब्रैंसन अमेरिकी सरकार की नज़र में एस्ट्रोनॉट नहीं हैं।
ये जो अमेंडमेंट आया है, जो रूल आया है, ये 20 जुलाई को ही आया है जब इनकी उड़ान हुई थी जिस दिन। अभी काफी कंफ्यूजिंग बात ये है, काफी चर्चे में रहेगा ये कुछ दिन, क्योंकि इन्होंने जो बदलाव लाए हैं उड़ान के बाद लाए हैं। अगर ये उड़ान के पहले लाए होते तो कोई ज्यादा खास बात नहीं होती, क्योंकि ये पता होता सबको, लेकिन उड़ान के बाद हुई है। आगे अभी डिस्कस करते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। 2004 में एफएफए ने विंग प्रोग्राम शुरू किया था, और एफएए ने 2004 में जो विंग शुरू किया था उसके बाद से पहली बार इन्होंने अपने नियम में संशोधन किया है। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं था कि आगे आने वाले टाइम में प्राइवेट कंपनियां भी स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देंगी या स्पेस टूरिज्म लॉन्च करेंगी। उनको ये कोई आइडिया नहीं था। 2004 में जब एफएए बना था तो उन्होंने सिर्फ ये समझ के किया था कि या तो उनकी आर्मी, सेना या उनके स्पेस एजेंसी, गवर्नमेंट के स्पेस एजेंसी यानी कि नासा या सेना, दोनों के लिए ही वो अपनी गाइडलाइंस बनाए हुए थे। अब उन्होंने जब देखा कि प्राइवेट कंपनियां भी इस मामले में आगे बढ़ रही हैं और प्राइवेट कंपनियों से स्पेस टूरिस्टर भी जा सकते हैं, तो इसके लिए उन्होंने अलग गाइडलाइन सेट किया 20 जुलाई 2021 को। ये चीज है, पढ़ते हैं। कमर्शियल एस्ट्रोनॉट के रूप में क्वालिफाई करने के लिए स्पेस जाने वाले लोगों को पृथ्वी की सतह से 50 मील ऊपर की यात्रा करनी होगी। मतलब मिनिमम 50 मील यात्रा करना जरूरी है। हालांकि जेफ बेजोस और ब्रांसन दोनों ने 50 मील से ऊपर की यात्रा कर लिया था। अब इसके बाद भी कुछ और बातें हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। एस्ट्रोनॉट को उड़ान के दौरान उन गतिविधियों को करना अनिवार्य होगा जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जरूरी है। यह भी इम्पोर्टेंट है, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए उन गतिविधियों में शामिल होना भी जरूरी है। अच्छा, ये चीज जो है, इतनी सारी बातें हैं जो ये किसी न्यूज पेपर से नहीं लाया हूं मैं, और ना ही किसी चीज से लाया हूं। ऑफिशियल वेबसाइट एफएफए की वेबसाइट से लाया हूं। एफएए का फुल फॉर्म मैं बता देता हूं क्या है। एफएए का फुल फॉर्म है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। ये फुल फॉर्म है जो कि यूएसए की एविएशन को कंट्रोल करती है, या फिर कह सकते हैं ये गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो कि एविएशन या स्पेस टूरिज्म को कंट्रोल करता है, स्पेस ट्रैवलर्स की सारी गाइडलाइंस डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है faa.gov। इस वेबसाइट पे आप विजिट करके देखेंगे तो इसमें एक सेक्शन मिलेगा रिसेंट रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस। रिसेंट रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस के अंदर ऑर्डर्स एंड नोटिस में जाएंगे तो एक नया नोटिस आएगा, ऑर्डर नंबर 8800.2। ये ऑर्डर नंबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी ऑर्डर नंबर में ये सारी बातें बताई गई हैं जो अभी मैंने आप लोगों के सामने रखा। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, एफएए कमर्शियल स्पेस एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रोग्राम, जो कि जुलाई 20 जुलाई 2021 को ये अपडेट किया गया है। 2004 के बाद पहली बार 2021 में अमेंडमेंट हुआ है। वो भी किस लिए हुआ है? क्योंकि प्राइवेट कंपनियां अब इंटरेस्ट ले रही हैं, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई जाएंगी ताकि ये डिसाइड किया जा सके कौन एस्ट्रोनॉट की कैटेगरी में आएगा, कौन एस्ट्रोनॉट की कैटेगरी में नहीं आएगा। अभी तक जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं उसके हिसाब से जो भी लोग स्पेस में गए थे वो सारे अंतरिक्ष यात्री या फिर एस्ट्रोनॉट कहलाए जा सकते हैं। अभी मेन रीजन बाकी है कि आखिर ऐसी कौन सी बात रह गई है जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि अब जितने लोग भी गए थे दोनों स्पेसशिप में, उनमें से कोई भी एस्ट्रोनॉट नहीं कहलाया जा सकता है। उसका रीजन मैं आगे डिस्कस करता हूँ, वो क्या है। अच्छा, पहले देख लीजिए उसका जो पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया था, पीडीएफ का स्क्रीनशॉट है, उसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं जैसे कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, ABC करके 3 एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट लिखे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है टाइटल 14 ऑफ कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस 14 FCR पार्ट 460, यानी कि जो रेगुलेशन है 14 CFR उसके 14वें टाइटल में और 460वें पार्ट में कुछ गाइडलाइन लिखे गए हैं जिनके थ्रू इन्होंने ये बताया है कि अब एस्ट्रोनॉट जो भी जा रहे हैं अंतरिक्ष में, उनको पहले नॉमिनेशन करना होगा, यानी कि पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कहाँ पे करवाना होगा AFAA और
AFTF, ठीक है, AFT, मतलब इनमें रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही ये कुछ मतलब नॉमिनेशन में आएंगे, तभी इनको एस्ट्रोनॉट का दर्जा दिया जाएगा। यहाँ से ये FAA यानी कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन इनको एक लाइसेंस प्रोवाइड करेगा, और जब ये लाइसेंस पा जाएंगे उसके बाद ये ऑफिशियली एस्ट्रोनॉट के रूप में जाने जाएंगे, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये मुद्दा था। एक 6वीं अमेंडमेंट एक और इन्होंने जोड़ दिया है, रिवाइजिंग एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। ये समय समय पे रिवाइज करते रहेंगे कंडीशन के हिसाब से कि कौन एस्ट्रोनॉट बन सकता है, कौन एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकता है। ये समय समय पर अमेंड होता रहेगा, रिवाइज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, और ये चेंजिंग किसके अथॉरिटी में रहेगी, ये FAA के अथॉरिटी में ही रहेगी, ठीक है। इतनी बात याद रखेंगे। अच्छा, कुछ शर्तें और हैं अमेरिका में एस्ट्रोनॉट विंग बनने की, क्या क्या शर्त हैं। उनके जो प्रवक्ता हैं, हेड हैं, उन्होंने क्या कहा है कि जो भी दोनों कंपनियां गए थे, गैलेक्टिक वर्जिन कंपनी और ब्लू वर्जिन कंपनी, ये दोनों कंपनियों ने जो उड़ान भरी थी 5-5 लोगों को लेकर के, इन्होंने इस तरह की कोई भी रिक्वेस्ट इनसे नहीं की थी, यानी कि ना कि लाइसेंस की बात की थी और ना ही अपने नॉमिनेशंस की बात की थी। तो सिर्फ मुद्दा यही उठता है कि इन्होंने लाइसेंस नहीं ली थी, इसलिए इनको एस्ट्रोनॉट का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये उनका कहना है, जो कि FAA के हेड हैं, ठीक है। इतनी बात याद रखनी जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि एस्ट्रोनॉट विंग्स अंतरिक्ष यात्री एलन शेपर्ड जूनियर और वर्जिल ग्रिसोम को 1960 के दशक की शुरुआत में मरकरी 7 कार्यक्रम में उनकी भागीदारी के लिए दिया गया था, यानी कि इस विंग के द्वारा लाइसेंस दिया गया था कब, मरकरी 7 में, जो कि गवर्नमेंट बॉडी से है, USA के है। प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि कमर्शियल स्पेस फ्लाइट के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा के लिए अपनी भूमिका और अधिक बढ़ाना है, इसलिए थोड़ी सी गाइडलाइंस को और स्ट्रिक्ट किया गया है, ठीक है। इसके अलावा एक और बात है, FFO ने कहा है कि जिन लोगों को लगता है कि उन्हें कमर्शियल विंग के तहत एस्ट्रोनॉट विंग नामांकित कराना चाहिए, उन्हें खुद नॉमिनेशन करने की जरूरत है, यानी कि वो खुद रिक्वेस्ट करके लाइसेंस प्राप्त करें, उसके बाद ही वो स्पेस में एज एन ऑफिशियल एस्ट्रोनॉट के रूप में जा सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें हमने डिस्कस की। अब मेन टॉपिक ये डिस्कस करना है कि आपका ओपिनियन क्या कहता है, कि आपके हिसाब से क्या इनके साथ सही किया जा रहा है या गलत किया जा रहा है। जो भी इतना खर्चा किए हैं, अरबों रुपए खर्च करके गए हैं लोग, और खर्च करने के बाद इनको एस्ट्रोनॉट का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, तो क्या सही है इनके साथ? मेरे हिसाब से इनको या तो पहले ही रूल डिसाइड करना चाहिए था, या फिर इनको एस्ट्रोनॉट का दर्जा देने के बाद रूल चेंज करना चाहिए था। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, हो सकता है कि नया अमेंडमेंट फिर से आए और इनमें एस्ट्रोनॉट का दर्जा इन सबको मिल जाए, और हो सकता है कि ये स्ट्रिक्टली अपने जो रूल बना दिए हैं उस पर फॉर्मली स्ट्रिक्ट रहें, तो हो सकता है इनको एस्ट्रोनॉट का दर्जा ना मिल पाए। फिलहाल मेरे हिसाब से तो इनको मिलना चाहिए, क्योंकि ये अमेंडमेंट तब हुआ है जब इनकी फ्लाइट उड़ चुकी थी और ये वापस आ चुके थे, है ना। अगर यही रूल पहले लगा होता तो हम ये कह सकते थे कि जेफ बेजोस और रिचर्ड ब्रांसन की उसमें गलती है, इसलिए इनको एस्ट्रोनॉट का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन जब कोई रूल था ही नहीं, कुछ पता ही नहीं था, तो इन्होंने अपनी प्राइवेट कंपनी में अपनी फ्लाइट उड़ान मार ली और आ गए घूम के। तो ये है कॉन्सेप्ट। अब अपनी ओपिनियन आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद रिमोट एकेडमी। जय हिंद।